हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो बच्चों, हमने आपको याद होगा एक ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करा दिया था, है ना। तो दिस इज आवर सेकंड मॉक टेस्ट एंड बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को अप्रोच बताई थी कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वो आप ज़रूर नोटिस करेंगे। ठीक है, सो दैट आप देख पाए कि जो जैसे आप लोग अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को वो ठीक है या नहीं। है ना, हो सकता है कि मैं कोई क्वेश्चन कम टाइम में सोल्व कर रही हूँ एंड आप वही सेम क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेके सोल्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मैम कैसे अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप जैसे ही देखेंगे एक बार वीडियो पोज करेंगे। पोज करने के बाद आप क्या करेंगे, खुद सोल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपसे सोल्व हो जा रहा है तो अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप मेरी अप्रोच देख लेना कि मैम कैसे अप्रोच कर रही है एंड देन उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना कि मैम ने ऐसे अप्रोच किया था। या आपका कोई मान लो कंसेप्ट नहीं स्ट्रोंग है या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को बेटा लास्ट तक देखना, बीच में नहीं छोड़ना, पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस आराम से बैठ के देखना है। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, देखो बच्चों, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को ये कहता है कि इन 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 ऑर्गेनिक एनालिसिस ब्रैडीज रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से है, तुम्हारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर से है, याद आ गया। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो वहां पे उस चैप्टर में हम बहुत सारी रिएक्शन कराते हैं। याद करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली रिएक्शन कराते हैं ना एल्डिहाइड कीटोन पे। तो बस वहीं से है। ब्रेडीज रिएजेंट क्या होता है बच्चे, आप लिख सकते हो। ब्रेडीज रिएजेंट क्या होता है, या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हो। ये होता है 2,4-DNP। 2,4-DNP यानी कि 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। क्या होता है, लिखो अपनी नोटबुक में, अगर नहीं मालूम है तो, नहीं तो एनसीईआरटी में लिख सकते हो, जहां तुम्हारा मन करे वहीं। लेकिन ऐसी जगह लिखना कि जब दोबारा पढ़ने बैठो तो वो नोटबुक मिल जाए तुम लोगों को। ठीक है, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। तो बेसिकली ब्रैडीज रिएजेंट यूज कर होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की डिटेक्शन के लिए। मान लेते हैं आप लैब में खड़े हैं। ठीक है, और लैब में मैंने आपको एक सैंपल दिया है। ठीक है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा जाके पता करके आओ क्या इसमें, इस सैंपल में कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ब्रेडीज रिएजेंट आपकी लैब में अवेलेबल होता है। आप सैंपल लोगे, थोड़ा सा स्पेचुला में टेस्ट ट्यूब में डालोगे और ऊपर से 2-3 ड्रॉप डालोगे ब्रेडीज रिएजेंट की। ठीक है, अगर रेड ऑरेंज कलर आ जाता है, प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, तो हाँ, ये पक्का हो जाता है कि उसमें पक्का एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है। अब एल्डिहाइड है कीटोन है, फिर हम वो आगे फर्दर टेस्ट करते हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है कि एल्डिहाइड है कीटोन है। तो यानी कि ब्रेडीज रिएजेंट किसके लिए यूज हो गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। सेम बेटा, कुछ बच्चे मैंने देखा है, काफी बच्चे कहते हैं मैम हिंदी में भी डाला कीजिए, तो यहाँ पे बेटा हिंदी में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप हिंदी में जो, मतलब जो हिंदी मीडियम है वो प्लीज आप हिंदी वाले क्वेश्चन को देखो एंड करने का ट्राई करो। ठीक है, हो गया फिर फर्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत ही बढ़िया। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। एसिटल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एसीटोन बाय। अब एसिटल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, CH3CHO होता है। और हमारे पास एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3 होता है। यही होता है ना। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी, देखो बेटा मेरा ऐसा रहता है जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, मैं कोई क्वेश्चन सोल्व करा रही होती हूँ, तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आपको सही आंसर के बारे में तो पता चले, लेकिन साथ साथ बाकी आंसर, बाकी जो 3 ऑप्शन वो गलत है, वो क्यों गलत है। तो जब भी बेटा आप कोई भी प्रीवियस ईयर लगाते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आप लोगों को ये तो मालूम होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी वाला पार्ट हो जाता है कि जो बाकी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है। आप समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ उस वाले ऑप्शन पे स्टिक नहीं रहना, हाँ मैम ये वाला ठीक है तो ठीक है, यही ठीक है, नहीं।
आपको और भी सोचना है कि बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, क्या इसमें ये हो जाता तो ठीक हो जाता, क्या इसमें ये नहीं होता तो गलत है, ऐसा करके सोचना। ठीक है, तो जैसे कि मेरे सामने सबसे पहले है NaHCO3, सोडियम बाइसल्फाइड। डिटेल में करेंगे एक एक क्वेश्चन। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड हमें एल्डिहाइड के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो और कीटोन के साथ। ध्यान रखना, जो ये सोडियम बाइसल्फाइड है, ये थोड़ा जो न्यूक्लियो है वो सीरिकली हिंडर्ड है, तो ये एल्डिहाइड बेशक वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों के साथ रिएक्ट करता है, बट कीटोन में सिर्फ ये मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, तो यानी कि वी कांट यूज सोडियम बाइकार्बोनेट टू डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसीटोन। ठीक है, उसके बाद 2,4-DN भी अभी मैंने बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज होता है, ये भी नहीं हम ले सकते। उसके बाद है NaOI, ये क्या है, तुम्हारी हेलोफोम रिएक्शन है। ये क्या है बेटा, हेलोफोम रिएक्शन। अब हेलोफोम रिएक्शन भी कौन कौन देता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इधर देखो, अगर आपके पास मिथाइल कीटोन है, ये वाली लिंकेज है, या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है बेटा, तो ये रिएक्शन जो है हेलोफोम रिएक्शन दे देते हैं। अब देखो ना, हमारे पास जो है इसमें ये तो दोनों ही हेलोफोम रिएक्शन देंगे, तो वी ऑल्सो कांट यूज दिस NaOI, है ना। अगला क्या है, ये है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, अब टोलेंस रिएजेंट आपको पता है सिर्फ जो एल्डिहाइड होते हैं, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, वो टोलेंस टेस्ट देते हैं। याद करो, सिल्वर मिरर टेस्ट करते हो तुम लैब में। ठीक है, कीटोन नहीं देते। ठीक है, तो ये सुटेबल रिएजेंट है हमारा, जिससे हम एसिटल्डिहाइड को क्या कर सकते हैं, एसीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो बढ़िया, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से पहले इसको, वही मैंने बोला ना, पहले पोज करोगे वीडियो को, खुद ट्राई करोगे। चलो, हिंदी में भी लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड। देखो बेटा, पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड होता क्या है। ठीक है, अगर ये नहीं पता होगा कि पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे वैसे ही। ठीक है, तो पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड होता क्या, बनाओ इसको, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो और एसिटाइलाइड यानी कि NaCO3, ये तुम्हारा है पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड। अब इसको हम जो गिवन मेथड्स हैं किससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 चलेंगे। पहले बोल रहा है कि एनिलीन की नाइट्रेशन करवा दो मैम विद कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, फिर उसके एसिटाइलेशन करा दो। अब एक बार थोड़ा सा सोचना, अगर आप एनिलीन की नाइट्रेशन पहले करा देते हो, उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालकर, तो वो तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात, वो तो नहीं बन पाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं बना सकते हो। सेकंड, वो कह रहा है कि मैम नाइट्रोबेंजीन की क्या करो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दो। एक बार लिख लेते हैं, है ना, लिख के ज्यादा अच्छी बेटर तरीके से पता चल पाएगा वो बोलना क्या चाह रहा है। दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन, वो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करा दो CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, CH3COO COCH3। ठीक है, ये कैसे होगा, नाइट्रोबेंजीन की कैसे कराओगे एसिटाइलेशन, नहीं करवा सकते, एनिलीन तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखो बेटा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एनिलीन की नाइट्रेशन करा दो, एनिलीन की नाइट्रेशन करा दो। मैम ये तो थोड़ा थोड़ा ना हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ना, देखो फिर क्या बन जाएगा, NaCO CH3, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं मैम नाइट्रेशन करा दो। ठीक है, नाइट्रेशन कराएंगे तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा। जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि थर्ड वाले से हम बना सकते हैं पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड। आई होप सभी के तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो लैब में सबने टेस्ट किया होता है ना, 9th-10th में ही कर लेते हो है ना। अगर मान लो आपके सैंपल में एसिड है और अगर आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल रहे हो तो क्या आते हैं, बबल्स आते हैं ना, जिसको आप एफरवेसेंस बोल दो कि CO2 रिलीज हो रही है। तो बस आपको देखना है कि अगर आप इन सब की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हो, क्या उसमें से बबल निकलेंगे, क्या CO2 रिलीज होगी। तो देखो ध्यान से, बेंजोइक एसिड तो देता ही देता है, ये क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड भी देता है, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है इवन बेंजोइक एसिड से भी। ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये देगा। अगर आपसे पूछे फिनोल देगा क्या, आंसर इज नो, फिनोल नहीं देता। लेकिन यहाँ पे तीनों देंगे, तो यानी कि अपना जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज प्रोड्यूस एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, देखो एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, देखो इधर आओ, इधर आओ। एक तो पक्की वाली दोस्ती होती है और एक दूर वाली दोस्ती होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम साइडवेज ओवरलैपिंग, और ये वाली होती है हमारी पक्की वाली दोस्ती, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब आपको बताना है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होगी। देखो मैं बनाती हूँ, तुम अपने आप सोचना कि मैम किसमें ज्यादा होगी। देखो ये 2s है ना, और मैं मान लेती हूँ z वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो दिस इज pz। ठीक है, अब देखो ये है ओवरलैपिंग जोन। एक है मेरे पास 2p हम मान लेते हैं वो 2pz होगा, ठीक है, ये वाली है, खुद पता चल जाएगा तुम्हें कौन सी है। एक है 2s बता दो। देखो जी ये तीनों की सेम है। मैम तीनों की सेम तो नहीं हो सकती, देखो किसमें मजे वाली दोस्ती लग रही है, ठीक है, 2p में। ठीक है, क्योंकि इसका जो बेटा पी वाली और वाइटल्स होते हैं उनका डायरेक्शनल बिहेवियर होता है, ठीक है। जबकि 2s क्या है, हर जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शनल है। तो यानी कि 2p में अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ध्यान रखना। अगर आप मुझसे ऑर्डर पूछो तो बेटा सबसे अच्छी होगी 2p में, ठीक है, फिर 2s में, और सबसे कम होगी आपकी 2s में। ऑर्डर भी आ सकता है। if the principal quantum number is same then this follow the order। ठीक है, तो यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा हो गया फिर, सेकंड वाला। ठीक है, हिंदी वाला भी देख लेना, ये जो लिखा हुआ है, शीर्ष अति व्यापन से सबसे प्रबल बंध बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन कहाँ पढ़ा था, सोचो, फिनोप्थलीन कहाँ पढ़ा था तुम लोगों ने, मैम पढ़ा तो था हमने, वो हम ना पिंक कलर लाने के लिए डालते थे फिनोप्थलीन, याद करो, एसिड बेस रिएक्शन में करते थे ना, तो बस ये वही फिनोप्थलीन है। तो देखो फिनोप्थलीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, गलत। जब भी बेटा आ जाए ना इनकरेक्ट है ना, नोट ट्रू, तो एक बार ना लिख लिया करो साइड में कि क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नोट ट्रू पूछा है, ये ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है, इट इज एन थैलिन डाई, यस करेक्ट है बेटा। इट इज यूज एन एसिड बेस इंडिकेटर, यस मैम, ये भी ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फिनोल विद थैलिक एनाइडाइड, यस, अगर आप फिनोल की रिएक्शन थैलिक एनाइडाइड के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो आपका वहां पे फिनोप्थलीन की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड फोर्थ पॉइंट देखो, बेसिक मीडियम इट इज कलरलेस बट इट इज पिंक इन द एसिडिक सोल्यूशन, ये तो बेटा सरासर गलत है। ध्यान रखना कि फिनोप्थलीन, याद करो अपन कौन सी रिएक्शन करते हैं, एसिड बेस वाली करते हैं ना। आप ब्यूरेट में क्या है, बेस डालते हो, कोई भी ले लो आप, सपोज NaOH ले लो, है ना, और आपके कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, देखो इधर, इसमें आपने एसिड डाला हुआ है, लेट से HCl है, ऊपर तुमने ब्यूरेट स्टैंड में क्या डाला हुआ है, बेस डाला हुआ है, लेट से NaOH, ठीक है, और इसमें आपने थोड़ी सी ड्रॉप्स डाली हुई है, 2-3 ड्रॉप डाली हुई है फिनोप्थलीन की, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से आप बेस डालोगे, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका जो कलरलेस से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, वही तो आप नोट करते हो, लाइट पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक, वही तो होता है एंड पॉइंट, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में पिंक कलर होता है एंड एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है,
ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक ऐसी बेटा आपका मिथाइल ऑरेंज होता है, तो ये दोनों इंडिकेटर के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए, फिनोप्थलीन एंड सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज वाला। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद I2OH नेगेटिव। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा रिएजेंट है। तो बेसिकली ये क्या है, हेलोफोम रिएक्शन है। हेलोफोम रिएक्शन, अगर हेलोफोम में भी मैं बोलूं तो आइडोफोम रिएक्शन है। ठीक है, एग्जामिनर क्या रिएजेंट देगा, या तो ये लिख के देगा या फिर ये लिख के देगा, कुछ भी लिख के दे सकता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अभी मैंने कहा था क्या प्रेजेंट होना चाहिए हेलोफोम रिएक्शन के लिए, देखो COCH3 की लिंकेज होनी चाहिए, ये है, यस मैम ये तो दे देगा, यहाँ है, यस मैम ये भी दे देगा, यहाँ पे है CH3CHO, यस मैम, मैम यहाँ पे नहीं है तो बस तो फिर नहीं देगा, आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द कंपाउंड डज नॉट गिव अ ब्लू कलर इन लजाइन टेस्ट। देखो बेटा, जब आप ये लजाइन टेस्ट करते हो लैब में, तो बेसिकली किसके लिए करते हो, नाइट्रोजन के लिए करते हो, सल्फर के लिए करते हो, हेलोजेंस के लिए करते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मतलब पता लगाना चाहते हो कि उसमें नाइट्रोजन है नहीं, याद करो प्रशियन ब्लू प्यारा प्यारा सा कलर, मोर के पंख जैसा जो कलर होता है वो आता है, अगर आपने लैब में किया है तो। आपसे बोला इसमें से बताओ किस केस में ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो पहले थोड़ा सा दिमाग में ये लाओ, आप लैब में जब ये टेस्ट करते थे तो पहले क्या करते थे, आपके पास छोटी सी वो होती थी ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन ट्यूब, उसमें आप सोडियम डालते थे बिल्कुल छोटू सा, फिर उसको गर्म करते थे तब तक जब तक वो शाइनी ग्लोब्यूल ना बन जाए, है ना। फिर उसमें आप क्या डालते थे, अपना सैंपल डालते थे, है ना, और फिर उसको गर्म करते थे जब तक बिल्कुल रेड हॉट ट्यूब नहीं हो जाती थी, उसको गर्म करते थे, देन उसको चाइना डिश में पटक देते थे, है ना। और चाइना डिश में क्या था, अपना पानी डिस्टिल्ड वाटर डाल रखा होता था। ठीक है, तो बेसिकली ये काम करते थे। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके सैंपल में, उसमें कार्बन होगा। अगर आपके, मैं बोल देती हूँ कि अगर आपके सैंपल में नाइट्रोजन है तो फिर पक्का नाइट्रोजन भी रहा होगा, और सोडियम तो आप डाल रहे हो, तो NaCN बन जाता था ना, यही तो हम बोलते थे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। एक बात बताओ, जब कार्बन ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, मान रहे हो ना, जब कार्बन नहीं होगा तो ये बनेगा कैसे, और जब तक ये नहीं बनेगा तो आगे कैसे करोगे, जब तक तुम्हारी एल्ली नहीं बनेगी, जिसको आप क्या बोलते हो, लजाइन एक्सट्रैक्ट बोलते हो, तो फिर आगे प्रोसीड कैसे कर पाओगे। देखो यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ये दे देगा ब्लू कलर, इसमें भी नाइट्रोजन है दे देगा, इसमें भी नाइट्रोजन कार्बन है दे देगा, लेकिन देखो इसमें तो कार्बन है ही नहीं ना, तो ये तो नहीं दे पाएगा। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, डज नॉट गिव प्रशियन ब्लू कलर, और सभी बच्चे प्रशियन ब्लू का क्या फॉर्मूला होता है पढ़ के जाएंगे, प्रशियन ब्लू कलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम 1 विद द रिएजेंट विच कैन डिस्टिंग्विश द कंपाउंड गिवन इन कॉलम 2। आपके पास कॉलम 1 में दिए हुए हैं कुछ, और कॉलम 2 में उसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट दिए हुए हैं। तो देखो फर्स्ट हमारा ये क्या है, एल्डिहाइड है, एंड ये कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन को तो टोलिन से कर सकते हो, तो ए का तो पी आएगा। देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही हटा दिए, एक बी का और चेक कर लो, बी में क्या है, एक फिनोल दिया हुआ है और एक आपका ये दिया हुआ है ईथर, तो ये वाला टेस्ट कर सकते हो। अब न्यूट्रल FeCl3 याद करो, जो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट होता है वो फिनोल के लिए होता है, क्या होता है, फिनोल के लिए होता है, तो बी का क्या हो जाएगा एस, तो बस हमारा आंसर आ गया। सी का आर हो जाएगा, ल्यूकास रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एंड डी का हो जाएगा अपना क्यू, आइडोफोम से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 9th का फर्स्ट। ये हिंदी में है बेटा, वो एक उस पे नहीं आ रहा था स्लाइड पे तो मैंने अलग से लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड एंड सिलेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट है, COH ग्रुप है, दे देगा पॉजिटिव। 2,4-DNP मैम अभी आपने बताया एल्डिहाइड के टोन के लिए देता है, एल्डिहाइड है, दे देगा। ल्यूकास रिएजेंट के लिए क्या चाहिए, अल्कोहल तो चाहिए, अल्कोहल इधर इधर आओ। ल्यूकास रिएजेंट किसके लिए होता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, बट देयर इज नो अल्कोहल, दिस इज फिनोल। तो यहाँ पे गलत फहमी में मत पड़ जाना कि मैम ये तो OH है देगा, नहीं, दिस इज फिनोल। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव,
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। समझे? चलो, उसके बाद है 10th क्वेश्चन। 10th ही है ना अपना ये? हाँ। इन कन्वर्जन ऑफ 2 ब्यूटेनोन टू प्रोपेनोइक एसिड, बनाओ भाई 2 ब्यूटेनोन बनाओ। 2 ब्यूटेनोन तो ये रहा अपना, और प्रोपेनोइक एसिड वैलेंसी पूरी कर लेना, फिर कहोगे कि अब मैम वैलेंसी नहीं करी आपने। देखो क्या कर सकते हो, डाइबल एच, डाइबल एच, डाइबल एच से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट तो देता ही नहीं है, दोनों ही देंगे। अच्छा, ये क्या है, टॉलिन्स रिएजेंट भी नहीं देगा दोनों, तो ये भी नहीं कर सकते हो। ये देखो ये क्या है, आइडोफोम। मैम आइडोफोम ऊपर वाला तो दे देगा, बट ये वाला एसिड, ये वाला नहीं देगा, तो बस तो फिर कर दो। जरूरी नहीं कि आपको चारों के चारों ऑप्शन के बारे में पता, अगर आपको कोई 2 या 3 के बारे में पता है फिर भी आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सोचो, सिल्वर मिरर टेस्ट देखो, टोलेंस रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड। टोलेंस रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड। फिर वो चाहे आपका एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो, या तुम लोगों का एलिफेटिक हो। नजर मारो, नजर मारो, ये देखो तीनों कीटोन है, कीटोन नहीं देते हैं, एल्डिहाइड देगा। उसके बाद आ जाओ 12th क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। ओके, 1 मोल ऑफ H2SO4 विल एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रिडॉक्स का वो है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लो ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाओगे तो बेटा ध्यान रखो, देखो इधर, इसका आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर कितना है इसका, 2। ठीक है, क्या करते हो, N1 V1 N2 V2 निकालते हो ना, यही तो होता है लो ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो मैंने निकाले नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, इसका 2R। अब देखो इनमें से किसका है, अगर 2 है तो उतना ही उसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। चलो फिर, चलो चलो आगे चलते हैं। 2 मोल ऑफ अमोनिया, इधर देखो, अमोनिया का एन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि एक ही H प्लस को ही एक्सेप्ट कर सकता है, और 2 मोल है तो मैम इसके करस्पॉन्डिंग भी 2 ही आ जाएगा। इसमें देखो 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, 2 होगा इसका एन फैक्टर भी। इसमें देखो 0.45 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये 1 होगा क्योंकि 0.5 इंटू 2। ये देखो 2 मोल ऑफ QH, एक ही एन फैक्टर होगा तो ये भी 2 होगा, यानी कि हमारा A B D इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 1 mole of H2SO4 will exactly neutralize 2 mole of ammonia, 1 mole of barium hydroxide and 2 mole of KOH. Next, which of the following complex has a possibility to exist as meridional isomer। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर, और ध्यान रखना ये फेशियल मेरिडोनियल वाले सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और कैसे याद रखोगे, जो AB3 मान लेते, एक सेकेंड ऐसे लिख देती हूँ, MA3B3 टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, अब ये AB क्या है, A एंड B आर मोनो, मोनो डेंटेट लिगेंड्स, लिगेंड्स। ठीक है, तो ये क्या देते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल देते हैं। MA3B3 आपको क्या देते हैं, 2 तरह के आइसोमर देते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल, फेशियल और मेरिडोनियल। अब देख लो किसमें है, MA3B3 ये देगा, ये नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, कैनिजारो ये रिएक्शन इज गिवन बाय। सोचो, आपके पास 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक एल्डोल रिएक्शन होती है, एक कैनिजारो होती है। कैनिजारो, एल्डोल वो देते हैं, मैंने शायद आपको कराया भी थी, नेम रिएक्शन में कराया था ना, विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कैनिजारो में डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो देगा। तो पढ़ना एक बार, एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, गलत। एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन हैविंग कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, गलत। एल्डिहाइड नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, यस दिस वन इज करेक्ट।
अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन की बात नहीं करते हम, अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो दिस इज आर 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन याद करो, ये पहला जो मॉक टेस्ट था उसमें भी मैंने ऐसा क्वेश्चन सोल्व कराया था एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं आफ्टर 12th, एम्स नर्सिंग, सीयूटी, जेई, नीट, ये क्वेश्चन फेवरेट है ही, एग्जामिनर का फेवरेट है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, नहीं किए तो करो, कम से कम 50 क्वेश्चन लगाओ ऐसे। चलो, सीएल दो तो मैंने ही लगवा दिए, एक पिछले मॉक टेस्ट में एक अब लगवा रही हूँ। देखो ClF3 में क्या होता है, ClF3 टी शेप होता है। ठीक है, कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ, एक निकाल के दिखा रही हूँ। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन में 7, साइड एटम 3 है। याद रखना मोनोवैलेंट एटम काउंट करना है, पता चले ऑक्सीजन नाइट्रोजन को भी ले रहे हो। तो 7 + 3 कितना होगा, 10/2 5। तो 5 में से 3 तो बोन पेयर में इन्वॉल्व होंगे, 2 लोन पेयर में। तो जब 3 बोन पेयर 2 लोन पेयर होते हैं तो हमारे पास टी शेप होती है, यानी कि ए का 5। तो थर्ड और फोर्थ वैसे खत्म। बी का और चेक कर लो, बी का तो बहुत फेमस है, PCl5, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो बस बी का अपना थर्ड आ जाएगा। तो बी का अगर थर्ड आ गया तो बस सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट, बाकी नहीं भी पता तो चलेगा लेकिन पता होने चाहिए। ठीक है, सी का 4 हो जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, डी का सेकंड यानी कि टेट्राहेड्रल, एंड ई का फर्स्ट, स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ध्यान से देखो। इसके लिए आपको क्या बताना है, एक्सप्रेशन बताना है पार्शियल प्रेशर का। तो बच्चे पार्शियल प्रेशर को आप तभी, प्रेशर सिर्फ आप गैसेस फेज के लिए लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये तो सॉलिड फेज में है, तो पार्शियल प्रेशर सिर्फ किसके लिए लिखोगे, मतलब जो केपी है वो किसके लिए लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए, क्योंकि वही गैसेस फेज में है। ये देखो ये सारे गलत है, ध्यान से नजर मारो, क्योंकि सॉलिड में है, समझ रहे हो ना, सॉलिड में हम यूनिटी लेते हैं, तो उसके लिए नहीं कंसिडर करोगे, सिर्फ गैसेस फेज के लिए लोगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा था अपना, ये 16 हो गया, एंड ये अपना 17। अब 17 में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अनदर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आ जाती है ये चीजें। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे मैम रिडॉक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो आपका 12th में भी है तो पूछ सकता है। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मैं लिख देती हूँ, सेम स्पीसीज का, लिखो नहीं मालूम है तो, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना। सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, वो आपका क्या होगी, वो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगी। तो इसमें देखो लास्ट ऑप्शन नजर मारो, इसमें नाइट्रोजन की +4 है, आती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, और इसमें कितनी हो जाएगी, x माइनस +3 हो जाएगी, और इसमें +5। तो देखो +4 से +3 रिडक्शन, और +4 से +5 ऑक्सीडेशन। तो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। 17 तो हो गया। ओके, 18th क्वेश्चन पे आओ बच्चे। 18 क्या कहता है, रेडियस ऑफ H एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ओके, जो हाइड्रोजन एटम की रेडियस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है, आपको लिथियम के लिए निकालनी है। बोहर रेडियस मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है 0.529। अब इन्होंने क्योंकि 0.53 लिया हुआ है तो अपन भी यही ले लेते हैं, आंसर। ठीक है, चलो निकालते हैं फिर। लिथियम के लिए क्या होगा, 0.53, एन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के लिए N1 होगा, और Z की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होगी। तो बस 0.523 नहीं, 0.53 को आप 3 से डिवाइड कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 0.17 आ जाएगा, एक बार करके देख लेना। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द रेशियो ऑफ मोलर मास एंड एम्पेरिकल मास इज 2, लिखो इधर, मोलर मास बाय एम्पेरिकल मास कितना दिया हुआ है, 2। आपको बोला है फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग एम्पेरिकल फॉर्मूला इतना। एक बात बताओ, जब भी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं n से, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। अब मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 2, तो बस देर किस बात की, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, C2H4Cl2। सिंपल क्वेश्चन है, मॉल कंसेप्ट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, आपको बोला है भैया स्ट्रक्चर बता दो कौन सा है। देखो मैं आज आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा है। आज एक चीज बता रही हूँ, लिख लेना अपनी नोटबुक में। अगर बेटा, मैं चलो बना ही देती हूँ, देखो पूरा नहीं बनाती, जो अपना काम का है ना वो बना देती हूँ। ये देखो, अगर तुम्हारा CH2OH और OH, फर्स्ट पोजीशन पे जो OH है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट कार्बन पे जो OH है और जो CH2OH है, अगर वो सेम पोजीशन पे है तो उसको आप बीटा बोलोगे। अगर वो अगर वो OH फर्स्ट पोजीशन पे जो और CH2OH अपोजिट पोजीशन पे है, ट्रांस पोजीशन पे है, तो अल्फा। अब मैम ये तो याद कैसे करेंगे? देखो ट्रांस, ट्रांस में क्या होता है ए, तो अल्फा, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो फिशर प्रोजेक्शन तो है ही नहीं, ये तो हार्ट, क्या है ये, हार्वर्ड प्रोजेक्शन है ना, और वो भी किसका है, सेम साइड पे है, तो ये बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। चलो आना चाहिए बनाने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ही भूल गई मैं तो। मीजोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट भी आप बोलते हो, तो मीजोमेरिक इफेक्ट किसकी, देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन तो आपका इंडक्टिव में होता है, माइग्रेशन ऑफ एच एटम ये टोटोमेरिज्म में होता है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन, अगर आप मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हो या रेजोनेंस इफेक्ट, उसमें क्या होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखो ना, ये देखो, ये ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, तो मीजोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वही एंट्रेंस, मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये समझ लो जब भी तुम कोई एंट्रेंस दोगे ना, ये क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे। एनिसोल, अब एनिसोल क्या होता है बच्चे, एनिसोल अपने पास ये होता है। अब एनिसोल ही नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। HI के साथ रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले क्या करोगे, इधर देखो, एनिसोल की रिएक्शन कराओगे HI के साथ, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, उसके बाद आई नेगेटिव भैया जी आएंगे। अब आई नेगेटिव भैया जी कहेंगे मेरे को तो अटैक करना है, अब मैं किस पे अटैक करूं, यहाँ से वो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो भैया स्टीरिक हिंड्रेंस और क्या मिल रहा है, इधर देखो, आई के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रो डेंसिटी है, यहाँ पे भी आप अटैक करो इलेक्ट्रो डेंसिटी है, तो वो यहाँ जाने की बजाय यहाँ पे जाएगा, तो एक फिनोल मिल जाएगा और एक CH3I मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct electronic configuration of the central atom iron, मतलब in FeF6 4 negative based on crystal field theory। पहले तो चेक करो कि कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में आपको कैसे स्प्लिटिंग होती है, मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो, T2G और EG, T2G EG, T2G EG, ठीक है, इसमें स्प्लिटिंग होती है। अब देखो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, तो D6 हो जाएगा। अब D6 को फिल करो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये 6। मैम आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि बेटा जो फ्लोरीन है वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग पेयरिंग नहीं होगी, तो इसीलिए ऐसे फिल किया। तो T2G में 4 है और EG में क्या है 2 है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी एंट्रेंस में जा रहे हो देने वहां पे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम लोगों को, मैंने बता दिया। ठीक है, सबसे पहले है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी तुम लोगों को। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। अब तुम पेपर में क्या बार बार यही वाला फॉर्मूला लगा के आओगे क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैम हम अनपेड इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे और वैल्यू अंडर रूट निकाल के आएंगे, भैया 10 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है, पता होना चाहिए, बट ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक से काम चलाएंगे। अब वो ट्रिक क्या है मैम, इधर आओ, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा अगर तुम्हारा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1.8 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट तो 1.73 होता है बट 1.8 याद रखो। 2 आ रहे हैं तो 2.8 के आसपास बोहर मैग्नेट्रॉन में, 3 आ रहा है तो 3.8, 4 आ रहा है तो 4.8, 5 आ रहा है तो 5.8, ध्यान रखिए। हो सकता है पेपर में 5.8 ना दे के 6 दे रखो, कोई बात नहीं, वो मार्क कराना। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है।
चलो, अब फिर देर किस बात की, जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं इरेज करूंगी क्योंकि फिर आपको हो सकता है दिखे ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकल है, निकल यहाँ पे +2 में है बेटा। अब 2 में क्या होता है, D8 होता है, D8 होता है, बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयरिंग तो नहीं होगी क्योंकि Cl वीक फील्ड लिगेंड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4, ए का 4 2 में है, हटा दो। इसमें क्या होगा, कोबाल्ट। ऑक्जेलेट वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, बट कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद कोबाल्ट। आई रिपीट, व्हेन कोबाल्ट इन +3, अगर कोबाल्ट तुम्हारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड उसके साथ जो भी लगे होते हैं वो बिहेव करने लग जाते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना। रीजन पे कोई जरूरी नहीं है जाना, सिर्फ यहाँ पे देखो, सिर्फ 7 ऐसे लिगेंड होते हैं जो कोबाल्ट +3 के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। कौन कौन होते हैं वो, सारे हेलोजन, ठीक है, सल्फाइड, थायोसाइनाइड और नाइट्राइड, ये 7 लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कोबाल्ट +3 के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, बाकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कोबाल्ट 3+ क्या होता है, D6, D6 का मतलब क्या है, देखो पेयरिंग हो जाएगी, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बी का आ जाएगा थर्ड, देखो दोनों में ही थर्ड है। सी का चेक कर लेते हैं, सी में क्या है, Fe3+, Fe3+ होता है D5, पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.8 के आसपास आएगा। अब 5.8 तो नहीं है, 5.92 है, कोई बात नहीं, तो सी का फर्स्ट आएगा और डी का क्या आ जाएगा, सेकेंड। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, पहचान गए। आपसे पूछे इनमें से स्टेटमेंट बताओ कौन सी करेक्ट है। देखो, आप इसको, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो, -12 DA/dt, ठीक है, -1/3, रिएक्टेंट वाले में माइनस लगाओगे आगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2/3 लिखोगे, 2/3 dC/dt। पी की बात ही नहीं कर रखी। अब देखो, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं मैम, मुझे तो ना, हमें तो ना यहाँ पे कोफिशिएंट दिख ही नहीं रहा ए वाले में, तो इन्होंने Na लिया है, कोई बात नहीं, अपन ने कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करें, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो एक बार, अब कुछ आ रहा है क्या, ये तो 1 बन गया, ये 2/3 और ये 4/3, बताओ बताओ जल्दी सोचो कौन सा आंसर आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। ये तो अपना बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डैनियल सेल का आपको दिया हुआ है, यानी कि E0 की वैल्यू दी हुई है बच्चों। गिब्स फ्री एनर्जी निकालने, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, बताओ, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इवॉल्व हो रहे हैं इस रिएक्शन में, याद रखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ये तो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। अब क्या करना है तुम लोगों को, वैल्यू पुट करनी है, E0 दिया हुआ है, फैराडे पता है 696500 कूलम पर मोल, क्या तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो, माइनस में आएगा आंसर, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इसका सेकंड आ रहा होगा, एक बार फिर भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो तुम्हारे जहन में ना ये होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। एक आप पढ़ते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जितने ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, मतलब 0 से माइनस की तरफ जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, यहाँ आपसे पूछा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो जिसका डिसोसिएशन कम होगा, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम देगा, वही होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास 1 मोल यूरिया है, ये तो 1 होगा इसका, और ये देखो 2Na+, SO4 2 नेगेटिव, इसके लिए 3 होगी वैल्यू, है ना, N की वैल्यू। 100% डिसोसिएशन कंसिडर कर लो, कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसमें 2 होगा, और इसमें होगा 2Al3+ प्लस 3 सल्फेट 2 नेगेटिव, भैया इसमें तो बहुत ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा डिप्रेशन इसमें होगा, लेकिन आपसे डिप्रेशन नहीं पूछा, आपसे हाईएस्ट पूछा है, तो 1 मोल ऑफ यूरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बता रही हूँ। एरोमेटिक में क्या होता है, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए,
और हक्कल रूल को फॉलो करें। एंटी एरोमेटिक में क्या है, सेम। एक काम करते हैं, नॉन एरोमेटिक में उसमें लिखवाते हैं, है ना। इसमें भी सेम है, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए बेटा, कंजुगेशन होनी चाहिए, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नॉन एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, देखो नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो। नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, कंपाउंड्स नॉन प्लेनर होते हैं। अगर तुम्हें कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख जाए तो समझ जाना वो प्लेन में नहीं है, नॉन प्लेनर है। वैसे भी sp3 पता है ना, टेट्राहेड्रल में, याद करो, दो प्लेन में होते हैं, एक आपकी तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। तो ये नॉन प्लेनर ही तो होता है sp3 वाला। ठीक है, अब नजर मारो, ये क्या है बेटा, ये क्या है, थायोफीन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 और 6, ध्यान रखना। एक टाइम पे एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे डीलोकलाइजेशन में, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, हक्कर रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखो 1 2, नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन मानोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों ही एरोमेटिक है। इसमें देखो ये वाला sp3 है, तो ये नॉन प्लेनर हो गया, दिस इज नॉन एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता दे रही हूँ, एरोमेटिसिटी छोड़ के मत जाना। उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, निकाले फिर, आओ मैं इसको अलग से लिख देती हूँ। ये देखो ये है, जिसका निकालना उसको x मानोगे। ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, 0। क्लोरीन पे -1 का होता है, इज इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा, 2, तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। मैंने ट्राई किया है कि आपको अप्रोच बताओ कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आया, एक बार दोबारा से वीडियो को देखना। ठीक है, और आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और ये आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, अच्छे से देखना इसको। ठीक है, और पढ़ते रहो, एंड स्ट्रेस मत लेना, चिल रहो, खाओ पियो, अच्छे से खाओ, अच्छे से, है ना, रहो, प्रॉपर स्लीप लो, और बस पढ़ाई करते जाओ। अभी ये टाइम है ना, सारे एग्जाम्स इसी कुछ टाइम में ही आ रहे हैं, पहले नीट का आ रहा है, फिर नर्सिंग, फिर सीयूटी, ऐसा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।